हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री की सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं। एंड इन दिस पार्ट वी गोना डिस्कस अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड देन फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीजें हम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, एक एग्जाम्पल से हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मिथेन है और साथ में ऑक्सीजन है। आप इसको बर्न कर रहे हो और बनता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन H2O। ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और ये दोनों रिएक्शन में बन रहे हैं। इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। सो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं दे आर रिएक्टेंट्स, और जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये जो हम इस रिएक्शन को शो कर रहे हैं इक्वेशन के जरिए, इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, जिसकी हम बात इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या है, कैसे उनको बैलेंस करते हैं। और ठीक है, अभी के लिए रिएक्टेंट किसको कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि द स्पेसिस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट टेक पार्ट in a chemical reaction are called reactants। उनको हम लोग reactants का नाम देंगे। ठीक है। and the substances या species that are formed, जो बनते हैं, that are formed are called प्रोडक्ट्स। उनको हम नाम देने वाले हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक एरो होगा जो ये बताएगा कि किस साइड में रिएक्टेंट है और किस साइड में प्रोडक्ट है। जिधर एरो पॉइंट करता है वो प्रोडक्ट को दिखाता है। ठीक है। ये बातें हमें समझ में आती है। आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि इन दिस एग्जांपल मीथेन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोडक्ट्स। इस एग्जांपल में मीथेन, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। मीथेन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर आर प्रोडक्ट्स। ये आपको प्रोडक्ट्स है। ठीक। ये बातें हमको समझ में आती हैं। अच्छी बात। अब जब आप क्लास 12 में चले जाएंगे, एक चैप्टर आपके पास आएगा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स वो चैप्टर है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो आपको ये बताती है कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है। किसी भी रिएक्शन के रेट को वो शो करता है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप ये खुद सोचो, जब हमने रिएक्शन शुरुआत की तो ये दोनों हमारे पास था, ये नहीं था। धीरे धीरे ये बनना शुरू होगा। इसका मतलब इसका अमाउंट, आप 9th क्लास में उसको पढ़ चुके हो, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको हम लोग। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इन अ केमिकल रिएक्शन विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो वो भी आप लिख लो। तो इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, concentration of reactants in decreases, ये आपको डिक्रीज करता है, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स का जो है आपको वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। तो यहां लिखेंगे हम विथ टाइम। ये बात जो है आपने आपको याद रखनी पड़ेगी। इन अ केमिकल रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस विद टाइम। अगर हम इसको शो करना चाहें विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, तो आप इसको ये यूं शो कर सकते हैं कि ये आपको जो है एक्स एक्सिस, ये आपको टाइम दिखा रहा है, और ये जो आपको वाई एक्सिस है ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन नीचे आता जा रहा है। आपको सिंपल सी बात देखिए, जैसे जैसे टाइम आपको जो है टाइम जैसे जैसे लॉस्ट होता है, टाइम जैसे जैसे आपको आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, ये वाली ग्राफ किसको शो करेगा आपको,
ये शो करेगा रिएक्टेंट को। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विद टाइम द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट आपको पहले शुरुआत में 0 होगा और वो धीरे धीरे टाइम के साथ ये यूं आगे बढ़ता जाएगा आपको। तो ये चीज हम लोगों को जो है, आपको ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है आपको, ये आपको प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। तो जिस तरह से रिएक्टेंट आपको घटता जा रहा है और जिस तरह से प्रोडक्ट आपको बढ़ता जा रहा है, ये चीज हमें एक चीज बताएगा जिसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको रिएक्टेंट टाइम के साथ जिस रेट में घटता है, जितना चेंज हो रहा है उसका टाइम के साथ, या फिर प्रोडक्ट का के कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं उसको भी चाहता हूं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं ताकि आपको याद रहे, और हम लोग इसको आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो गया आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज, ये क्या है, इज द चेंज, is the change in concentration of, is the change in concentration of reactant or products। ये आपको याद रखना है अभी, और फिर इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे डिटेल में विथ टाइम। उसको हम लोग बोलेंगे आपको रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। इसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो हर केमिकल रिएक्शन को पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस के पास कुछ कुछ फीचर्स हैं। तो हम लोग अब उस फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर तो आपका टॉपिक हो जाएगा फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग अब इसकी बात करते हैं। सबसे जो पहला फीचर है दैट इज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट आपको जो है खूबी है केमिकल रिएक्शन का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपको अगर नोट बनाना हो तो चेंज इन कलर इज द इंपॉर्टेंट, चेंज इन कलर इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, important identification of certain chemical reactions। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब हम इसका एग्जाम्पल कैसे दें, तो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जैसे कि आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट को आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, ये आप करा रहे हो आयरन पाउडर के साथ जो कि सॉलिड है। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये आपने एक्वस लिया हुआ है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट को आपने जो है आयरन के साथ रिएक्शन कराया, तो बनेगा क्या, ये आप सिंपल है, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये बनेगा आपको फेरस सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट, और कॉपर आपको जो है अलग हो जाएगा। तो यहां पर इसका कलर चेंज होके, मतलब इसका कुछ और कलर है, इसका कुछ और कलर है, ये भी एक्वस होगा। तो जो एक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि आपको जो है कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करा रहे हैं हम आयरन के साथ, तो हमारा बनता है आयरन सल्फेट। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर है ब्लू, ठीक है, और आयरन सल्फेट जो है इसका कलर है ग्रीन। तो देखिए जब रिएक्शन आप करा रहे हो, व्हेन आप अगर नोट बनाना चाहते हो तो व्हेन कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विद आयरन, फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म, color of the copper sulfate which is blue gets converted into green which is the color of the ferrous sulfate। तो ये आपको जो है कलर चेंज अगर हुआ तो हम समझ गए कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट जो है हमारा वो बन गया है। आप ये भी कर सकते हो। आप रस्टिंग देख लो, जब आयरन में जंग लगती है, लोहे में जंग लगता है, तो लोहे का जो कलर है, लोहे का कलर आप कह सकते हो सिल्वर ग्रे, लेकिन जब जंग लग जाता है दैट इज व्हाट, रेडिश ब्राउन। तो जब रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो रस्टिंग में जो भी हमारा आयरन है उसका कलर चेंज होकर आपको रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि रस्टिंग, रस्टिंग भी इसका आपको एग्जांपल हो गया। और रस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, रस्टिंग के लिए जो है आप
आप आयरन को ले लेंगे, आयरन है आपके पास, उसके बाद मॉइस्चर है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये सब मिलके जो है आपको ये बनाएगा Fe2O3 एंड N मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये जो है दिस इज कॉल्ड रस्ट, और इसका जो आपको कलर होता है दिस इज रेडिश ब्राउन कलर, ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का है। तो आयरन का कलर जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन। तो ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको सर्टेन एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि लीड नाइट्रेट ले लो और पोटेशियम आयोडाइड ले लो। ये आपके पास लीड है, लीड नाइट्रेट, ये लीड नाइट्रेट है और साथ में आपको पोटेशियम आयोडाइड है। यहां पर भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसको आगे पढ़ेंगे हम, और ये बनाएगा आपको लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड, और बनेगा क्या आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। देखो होता क्या है, ये जो लीड है, ये लीड आपको चला जाएगा किसके पास, पोटेशियम के पास, सॉरी नाइट्रेट जो है वो चला जाएगा पोटेशियम के पास, और आयोडीन जो है वो चला जाएगा आपको लेड के पास। तो ये भी आपको एक सर्टेन रिएक्शन है, और इसमें जो है आपको जो लीड नाइट्रेट है और फिर आपको जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों कलरलेस हैं, और फाइनली जब आपको लीड आयोडाइड बन रहा है उसका कलर आपको येलो होता है। तो ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन ये जो बना ये आपको प्रेसिपिटेट है एक्चुअली, जिसको आगे पढ़ेंगे। ये येलो बना आपको, तो देखो यहां भी कलर चेंज हो गया, कुछ भी कलर नहीं था उससे आपको येलो कलर आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है। तो कलर चेंज हो जाना ये आपको जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आपको केमिकल रिएक्शन का। इसी तरह से जिस तरह से कलर चेंज होता है, इसी तरह से आपको जो है ओडर चेंज होता है। ओडर का मतलब स्मेल, सुगंध। तो गंध जो है वो गंध भी आपको चेंज हो जाती है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मिलाते हैं तो एस्टर बनता है। ये प्रोसेस, ये रिएक्शन कहलाएगा एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में एस्टरिफिकेशन की पहचान कैसे करते हैं हम, फ्रूटी स्मेल मिलता है। तो अल्कोहल लिया हमने और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, बना। अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके इन्होंने आपको एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। तो सेकंड इज चेंज इन ओडर। ओडर का मतलब गंध, चेंज इन ओडर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, सेकंड फीचर हो गया। तो सर्टेन reactions, chemical reactions are accompanied by odor change। आपको उनके गंध में जो है आपको चेंज दिखाई देगा। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल ले लेंगे आप, एस्टरिफिकेशन, दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, आप अल्कोहल ले लो जैसे कि, और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये आपको एसिटिक एसिड हो गया, और इसमें आपने मिला दिया शराब, दैट मीन्स C2H5OH, इसको हम एथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथाइल अल्कोहल। और ये जो बनेगा आपको तो एस्टर बनता है। अब एस्टर में क्या है, आपको ये देखिए, ये बनेगा आपको CH3 देन COO और C2H5। ये जो प्रोडक्ट बना और प्लस H2O, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, कैसे ये रिएक्शन हुआ अभी आप देखो सिर्फ। तो दिस इज कॉल्ड एस्टर, इसका कॉमन नेम एस्टर है, और इस कंपाउंड का पार्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड इथाइल इथेनोएट। दिस विल बी कॉल्ड इथाइल इथेनोएट। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो हम लोग आपको जो है जब उसमें जाएंगे तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो दिस इथाइल अल्कोहल हैज सर्टेन फ्रूटी स्मेल। इसके पास जो है फ्रूटी स्मेल होती है, आपको फलों वाली जो है आपको महक होती है। तो दिस रिएक्शन शोज द चेंज इन ओडर। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आपको जो है ओडर भी चेंज होता है, मतलब आपको उसकी गंध भी जो है आपको चेंज हो सकती है। तो अगर हमने इन दोनों को मिलाया और हमें फ्रूटी स्मेल अगर मिल रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है हमारे पास, ठीक है। देन अब इसके बाद है, और ले लीजिए आप,
आयरन सल्फाइड ले लो और H2SO4 ले लो। ये रिएक्शन देखिए आप, आयरन सल्फाइड और H2SO4 जब इसको आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये बनेगा आपको H2S बनेगा एंड देन फेरस सल्फेट FeSO4। ये जो H2S बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका जो आपको ऑर्डर है दैट इज लाइक रोटेन एग, अंडे की आपको जो महक होती है वैसी होगी आपको। तो ये भी आपको रिएक्शन हो गया जो ये शो करता है कि हाँ आपको ऑर्डर में चेंज आता है। तो ये आपको जो है दोनों रिएक्शन हो गए। एक आपके पास फिर से पहला हमने क्या किया आपको एस्टरिफिकेशन, और दूसरा जो हमने किया हमने वो क्या किया आपको FeS और H2SO4 को मिलाया तो H2S गैस बनी आपको, और ये गैस की जो महक होती है दैट इज लाइक रोटेन एग। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इन चेंज इन ऑर्डर और भी हैं आपके बुक्स में दे रखे होंगे, आप उनको देखिए। तो सेकेंड फीचर के बाद नाउ विल गो टुवर्ड्स द थर्ड फीचर, और थर्ड फीचर आप देख लीजिए वो क्या है, दैट इज हीट चेंज। थर्ड फीचर की हम लोग बात करते हैं हीट चेंज। अब देखिए अगर केमिकल रिएक्शन है तो चाहे तो हीट अब्सॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, ये दोनों में से एक काम होगा। और इसके बेस पे हम केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्सॉर्ब और लिबरेटेड या फिर रिलीज्ड। इसके बेस पे हम इसको दो टाइप में बांटते हैं केमिकल रिएक्शंस को। नंबर ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, किसको बोलेंगे, एक्सो का मतलब बाहर, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो those reactions in which heat is released to the environment या heat is liberated, इसमें जब आपको हीट जो है वो आपको एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। अच्छा, ऐसा पहले तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल है आपको कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए और H2O, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉमन नेम क्विक लाइन है, सूखा चूना। और जब इसको हम वाटर से मिलाते हैं तो बनता है स्लैक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइन। ये जो आपको रिएक्शन है इसमें आपको हीट बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? अब आप ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जाता हूं। क्लास 9 फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज। तो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ यहां पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी मिलाकर इसकी एनर्जी से ज्यादा है तो बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में निकलनी है, चाहे हीट के फॉर्म में निकलेगी, चाहे साउंड के फॉर्म में निकलेगी, चाहे लाइट के फॉर्म में निकलेगी। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो। किसी रिएक्शन में वो लाइट के फॉर्म में निकल सकती है, किसी रिएक्शन में वो आपको साउंड के फॉर्म में निकल सकती है, मतलब एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह क्या है कि रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी से ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो जो बची हुई एनर्जी है वो आपको जो है बाहर निकलेगी एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में या भी किसी भी फॉर्म में आपको। तो अब यहां पर ये हो गया कि रीजन क्या है, तो इसका मैं आपको रीजन दे देता हूं कि रीजन इज दैट टोटल हीट ऑफ reactants is higher than total heat of products. तो ये आपको हो गया आपको। तो टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपको वजह है जिसकी वजह से किसी भी रिएक्शन में हीट या आप कह सकते हैं एनर्जी किसी भी फॉर्म में आपको बाहर निकलती है। तो ये आपको एक एग्जांपल हो गया आपको। और ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसका। कार्बन को अपने ऑक्सीजन में मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको उसके साथ साथ आपको जो है एनर्जी भी लिबरेट होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बाद हम लोग अब बात करेंगे इंडोथर्मिक की। तो इंडोथर्मिक देखिए आपको दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। अगर हीट नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। टू कैरी आउट द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड
टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं अभी। तो ऐसे रिएक्शन में आप जानते हो उसमें क्या होगा आपको, अब ये चीजें बदल जाएंगी। रीजन क्या होगा आपको, टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट अब उल्टा हो जाएगा, इज लेस देन टोटल हीट ऑफ द प्रोडक्ट। अमोनियम क्लोराइड को जब हम H2O के साथ मिलाते हैं, अमोनियम क्लोराइड एग्जांपल ले लो आप, अमोनियम क्लोराइड और H2O, तो अब जो है यहां जो बनने वाला है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो ये बनेगा आपको HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस तरह से रिएक्शन लिख रहे हो, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? मैंने पहले ही बोला कि ये रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टोटल हीट ऑफ द रिएक्टेंट ये आपको कम है और टोटल हीट ऑफ द प्रोडक्ट ये आपको ज्यादा है। तो यहां पर आपको साथ में हीट मिलानी पड़ेगी, हीट आपको रिएक्शन में देना पड़ेगा। जब हीट हम रिएक्शन में देंगे तो ही हमारा रिएक्शन कैरी आउट होगा। तो टोटल हीट ऑफ द रिएक्टेंट इज, अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा इज लेस देन टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये इसका रीजन है और ये एग्जांपल हो गया आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक चीज और, जब भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप याद रखिएगा कि हीट चूंकि बाहर निकलती है, उसकी वजह से जो भी आपका मिक्सचर है उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इंडोथर्मिक में जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का टेम्परेचर धीरे धीरे आपको घटता जाएगा। तो ये आपको जो है याद रखना है, सिंपल सी बात है। इसके बाद है स्टेट चेंज। जो भी हम रिएक्टेंट दे रहे हैं उस रिएक्टेंट चाहे तो हमारा सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, चाहे गैस होगा, तो उसके स्टेट में भी चेंज हो सकता है आपको, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तो चौथा फीचर किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेट चेंज है, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट अभी तीन है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ रिएक्टेंट may change during a chemical reaction, during a chemical reaction। सिंपल से आज का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आपके पास H2 है और O2 है, ये दोनों मिलके इन्होंने बनाया H2O। आप जानते हो H2 ये गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है। जो H2O बना, दिस इज व्हाट, दिस इज लिक्विड। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं आप लिख सकते हो अगर नोट बनाना है कि H2 इज इन गैसियस फॉर्म, O2 इज इन गैसियस फॉर्म, बट द प्रोडक्ट H2O दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। ये कर सकते हो आप। उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं आपको, जैसे कि आपने अमोनिया ले लिया और अमोनिया को HCl से मिलाया, आपने अमोनिया को HCl से मिलाया, दिस इज योर अमोनिया, दिस इज योर HCl। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, दिस इज सॉलिड। अमोनिया गैस है, HCl भी गैस है। तो ये आपको इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिफ्थ ले लेते हैं हम लोग। फिफ्थ इज फिफ्थ जो है, फिफ्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ कुछ रिएक्शंस में आपको गैसेस भी इवॉल्व होते हैं, बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे कि अगर हमने ले लिया, आपके पास ले लिया आपने जिंक ले लिया और जिंक को आपने रिएक्शन करा दिया आपको डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये बनता है आपको जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये एग्जांपल ले लीजिए आप। या कोई सा भी कार्बोनेट ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे भी आपको जो है क्या बनता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा एंड देन व्हाट, एंड देन CO2। ये CO2 जो है ये आपको बाहर निकलेगा और साथ में आपको H2O। तो ये जो CO2 आप देख रहे हैं ये भी क्या है, आपको गैस है। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और उसमें आपको याद रखना है, दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेटल विद डाइल्यूट एसिड और कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड। ये आपको चीजें हो गई। तो हमने 5 चीजें कर ली आपको। छठी चीज जो है दैट इज प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। अब ये भी कुछ देर पहले हमने देखा था आपको कि जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड से मिलाते हैं
लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से मिलाते हैं तो क्या बना था, आपको याद अगर हो तो लेड आयोडाइड बना था और पोटेशियम लेड आयोडाइड बना था। ये जो लेड आयोडाइड है ये रिएक्शन से अलग हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड अलग हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो छठा फीचर यही है आपको कि प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। So this is the solid substance, the solid substance that gets separated, from the liquid mixture, during a chemical reaction, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, is called precipitate, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसको हम पहचानते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, और ऐसा रिएक्शन कहलाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, ये बहुत सिंपल है। तो एग्जांपल वही ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है कि आपके पास लेड नाइट्रेट दिया था हमने, लेड नाइट्रेट, इसमें हमने देखा था आपको कलर चेंज। तो लेड नाइट्रेट जब मिलता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है लेड आयोडाइड, एंड दिस लेड आयोडाइड येलो कलर का है ये, और यही होता है येलो प्रिसिपिटेट। ये नीचे आपको लिक्विड सोल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, और साथ में क्या बनता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपने देखा इस रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो चुका है सोल्यूशन में, हमें सॉलिड सब्सटेंस नीचे दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस तरह से है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 6 हैं आपको, ये 6 आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं आपको रेगुलरली। अगर if you face any kind of problem, then you can contact me or you can write in the comment section. I'm always there to help you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.